देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नहीं है कुछ भी, फर्स्ट चैप्टर से ही है, ये नंबर सिस्टम से है। इसमें जो है ना ये फॉर्मूले पे काम करता है। मुझे पता है कि 592 गुणा 592 गुणा 592, मैं इसको ए का क्यूब मान लेता हूँ, ठीक है, प्लस 167 मल्टीप्लाई 167 मल्टीप्लाई 167, मैं इसको बी का क्यूब मान लेता हूँ, और बटे में है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। बस इसी पे ये निकलना है। मुझे पता है कि जब मैं इसको खोलता हूँ ना यहाँ पे, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ए और बी को क्या करना है, प्लस करना है। तो ए और बी को हम प्लस कर देते हैं। 592 एंड 167 को जब हम प्लस करेंगे तो 759 हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। फोर्थ ऑप्शन पे बैठा हुआ है 759, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आता है, अलजेब्रा में भी आता है, ठीक है। इजी होता है बिल्कुल, सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये एलिगेशन से पूछा गया, मिश्रण वाले चैप्टर से। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया 2 और 1, ठीक है। 60 लीटर मिश्रण है टोटल, और दूध और पानी जो है 2 और 1 के अनुपात में है। अब देखिए, मुझे पता है कि किसी भी रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल में चेंज हो जाता है। टोटल आपके पास कितना है, 60 लीटर है, ठीक है, जिसमें पानी x लीटर है और ये कितना है 2x, तो टोटल कितने हिस्से हो गए 3x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 20। इसका मतलब पानी की वैल्यू कितनी है 20, तो दूध कितना है 40, टोटल कितना हो गया 60। अब ये बोलता है कि इसका उल्टा मिश्रण तैयार करना है हमको, मतलब इसमें कितना पानी और डाला जाए कि रेशो जो पहले 2-1 था ना वो अब 1-2 हो जाए, ठीक है। तो देखो बेसिक से कैसे है, इसको इक्वेशन तैयार करते हैं। ऊपर मैंने दूध रख लिया, नीचे पानी। अब इसने बोला पानी मिलाइए, तो पानी में ही मिलेगा, तो प्लस हमने x लीटर पानी मिला दिया, तो बराबर है किसके 1/2 के। अगर दूध 1 हो जाएगा हिस्सा, तो पानी के हिस्से कितने हो जाएंगे 2। बस यहाँ से इसको सोल्व करना। ये हो गया 80 बराबर है 20 प्लस में x, इधर आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 60। मतलब कितना पानी मिलाना पड़ेगा 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है कि कितना है 40 और 20 है ना, इसमें अगर मैं 60 लीटर पानी मिला दूं, यहाँ पे देखो 60 लीटर मैंने मिला दिया, तो ये कितना हो गया 80 लीटर हो गया ना पानी। दूध कितना है 40, तो रेशियो कितना हो गया, यही तो पूछा उसने, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर दूध मिलाने के लिए बोलता है तो दूध में मिला दो, पानी मिलाने के लिए बोले तो पानी में मिला दो, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है ना एज से पूछा गया है। कमल अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है से 5 गुना बड़ा है। यदि विजय 10 साल का है तो कमल की उम्र क्या होगी। कमल की एज निकालनी है। देखो 3 बंदे हैं यहाँ पे, एक तो विजय, एक वीणा, और तीसरा क्या है कमल। इसने बोला कि वीणा जो है ना कमल विजय से कितनी छोटी है 2 साल छोटी है। मतलब अगर विजय x साल का तो ये कितनी हो गया x माइनस 2 होगी, ठीक है। और जो कमल है ना वो वीणा का 5 गुना है। कमल क्या है वीणा का 5 गुना, तो जो वीणा की आयु है उसका 5 गुना कौन होगा कमल होगा, ठीक है। ये बेसिक है इसका। अब देखो, तो इसने बोला हमको कि यदि विजय 10 साल का है, देखो उसने एज ही बता दी विजय की, तो हमारे लिए बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। अगर ये 10 का है तो ये कितने की होगी, और कमल इससे कितना गुना है 5 गुना है ना, तो ये कितने का होना चाहिए 40 का होना चाहिए। तो कमल की उम्र बताइए क्या है, 40 साल आ जाएगी, ठीक है। परी का नंबर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसमें। विजय की एज बता दी उसने, विजय की बताते ही हम किसी की भी निकाल सकते हैं। क्लियर।
आगे देखो, 4 पर्यवेक्षणों का औसत 20 है और उसमें एक नियंत्रक C को प्रत्येक पर्यवेक्षण में जोड़ दिया जाए तो माध्य 22 हो जाता है। देखो 4 का औसत कितना है 20, ये बढ़ के कितना हो जाता है 22, जब प्रत्येक में एक C को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो 2 जुड़ेगा ना, 2, ये जो 2 बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा, जब सभी के सभी में 2 बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो C की वैल्यू है ना वो कितनी है 2 है, क्योंकि सभी में जब सेम बढ़ेगा तभी तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा। मान लिया मैं 4 में तो 2 बढ़ा दूँ, सॉरी 3 में तो 2 बढ़ा दूँ और 1 में 5 बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे 22 नहीं होगा, फिर अलग हो जाएगा। ये सभी में जब 2 ऐड होगा, 4 में जब 2 ऐड होगा तो टोटल 8 है जो ऐड हो जाएगा ना, तो 4 का 88 हो जाएगा टोटल, और 88 को 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आएगा 22। इसका मतलब जो है वो जो C की वैल्यू है ना वो 2 है। फर्स्ट ऑप्शन पे पड़ा है, फ्री का नंबर है, इसमें पेन भी नहीं लगाना हमको। ठीक है, हमको बस इसको समझना है और कुछ नहीं है। किसी भी औसत में अगर मैं बोल दूं ना कि भाई 5 का औसत 10 है और 6 का औसत 12 है, ठीक है, तो ये जो 2 बढ़ा है ना, ये इन 6 के 6 में 2 बढ़ेगा तभी जाके ये 12 होगा। सभी में सेम बढ़ता है। ठीक है, अगर एक में भी ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे ये औसत क्या हो जाता है, गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। फर्स्ट ऑप्शन पे ही है। क्लियर? आगे देखो, अगला तो कैलकुलेशन है। आप इसको लंबे तरीके से भी करते हैं ना खोल के, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, तब भी हम इसको बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। इसका आंसर एक ए होगा 0.09। देखो क्या है इसमें, 5 का पावर क्या दे दी 4। अगर मैं 5 की पावर थोड़ी देर के लिए 4 भी मानता हूँ 625 होता है, और 4 अगर पॉइंट 5 है आपका, यही है ना 0.5, अगर आप 0.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो 1 2 3 4 पॉइंट आगे तो कितनी नीचे आएंगी 0, 4 0 आएंगी। और मैं माइनस करता हूँ किसको, 4 की पावर 4। ठीक है, अब 4 की पावर 4 कितना होता है 256 होता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो पावर कितनी 4 कितनी होगी 256। अब इसमें भी 4 है तो 256 के नीचे भी कितनी आएंगी 4 0 आएंगी। ठीक है, 625 से अगर 256 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 625 से लेस कर देते हैं 256 को, तो हमारा आंसर ये कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 11 से 5 गया 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 से 2 गया 3, और बटे में ये। ठीक है, अब इसी के नीचे इसने आपको दिया कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मुझे पता है कि दोनों प्लस है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/100, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/100। बेस इक्वल है ना, तो 25 और 16 कितना हो गया 41/100, और ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/41। तो 2 0 से 2 0 कट गई। अगर मैं इसको 9 पे चलाऊँ, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, पूरा कटेगा ना, तो 9 आ गया। अब 9/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.09, क्योंकि दो दाईं ओर से 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि नीचे 2 0 है। अब यहाँ पे तो एक ही डिजिट है ना, तो मैं अपनी तरफ से एक 0 और ऐड करूँगा यहाँ पे और फिर लगाऊंगा पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, फ्री का नंबर है बिल्कुल। अगर आपने थोड़ा सा भी तैयारी की होती ना बच्चों ने तो आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, आगे देखो, एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि 66 बार हाथ मिलाए गए तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। देखो इसमें व्यक्तियों की संख्या पूछ ली, हर बार ये व्यक्ति दे के है ना, ये पूछता है कि कितनी बार हाथ मिलाया गया। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है, n × n-1/2, ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आता है कि कितनी बार हाथ मिलाया गया। अब उसने वो तो पहले ही बता दिया कि कितनी बार मिलाया गया है 66 बार। तो ये आदमी पूछता है, अभी n पूछ लिया मतलब हमसे, तो n निकालना, n आपका ऑप्शन में ही पड़ा हुआ है ना। देखो क्या हो सकता है 12, 8, 11 और 14।
12 को पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, इन सभी को पुट करके देखेंगे, जहाँ पे 66 आ गया वही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो देखिए 12 गुणा में 12 से 1 गया, 11 बटे में 2, 6 और 11 छिक 66, यही हमारा आंसर हो गया, बाकी कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जब भी हाथ मिलाए जाते हैं ना, उसने ये पूछ लिया कि एक कमरे में 12 आदमी हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलेंगे, तो कितनी बार मिलेंगे, 66 बार। अब उसने ये दे के आपसे आदमी पूछ लिया, आदमी दे के ये पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। अगर आपको तरीका पता है तो आपके लिए क्या है, ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ग्राम सचिव में आ सकता है इस टाइप, ये टाइप आपका। ठीक है, देखो भाई, 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने के द्वारा एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बेचने होंगे। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट लॉस हमारा चैप्टर है ना, उसमें 2 क्वेश्चन है ये सेम टाइप, है ना। लेकिन वहाँ पे बटनों की बात होती है ना, 1 रुपये के 16 बटन बेचता हूँ तो 4 की हानि होती है, 20 का प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पे बटन की बजाय नारंगी आ गया, बात तो सेम ही है। देखो 1 रुपये के 12 मैं नारंगी बेचता हूँ तो मुझे कितने का लॉस होता है, 20 का। विक्रय मूल्य है ना ये, पहले तो ये तो बेच दिए ना, 1 के 12 तो खरीदे भी तो होंगे ना। 1 के कितने खरीदे थे, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय निकालने के लिए मुझे पता है 100 को तो ऊपर रखते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस करके, अगर लॉस होता है तो 100 में माइनस करके। अब लॉस हुआ है तो 20 का, तो नीचे क्या आ गया, 80। फिर ये बोलता है कि भाई यहाँ से तो क्रय मूल्य आ गया हमारा, फिर ये बोलेगा कि 20% हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। अब 20% का लाभ कमाना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 कहाँ पे रखते हैं, नीचे। और प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करके, लॉस होता है तो माइनस करके। अब 20 का प्रॉफिट चाहिए तो ऊपर रख दिया 120। ठीक है, जब भी हमको क्रय मूल्य जो निकालना है ना उसको ऊपर रखते हैं। किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य 100% होता है तो हम 100 को पकड़ते हैं। क्रय मूल्य निकालना तो 100 को ऊपर रख दो और विक्रय निकालना तो 100 को नीचे रख दो। अब यहाँ पे पहले क्रय निकाला, फिर क्या निकाला, विक्रय। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 12 से 12 कट गया। तो 1 रुपये के कितने नारंगी बेचने पड़ेंगे, 8। तो इसमें जो है हमारा 8 हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। क्लियर, आगे देखो। अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय, सामान्य समय क्या है, ये पूछ लिया। देखो मैंने आपको अभी अभी करवाया ये, और इसमें जो टाइप हमने किया है ना उससे अगला ही टाइप है जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया ना आपको, चाल का और समय का रेशियो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। अभी किया है हमने, है ना, अभी हम चैप्टर कर रहे थे। स्पीड ज़्यादा तो समय लगेगा कम, और स्पीड कम तो समय लगेगा ज़्यादा। ठीक है, और फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया नीचे हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। वो उसकी सामान्य चाल कितनी है, 6। हम ये मान लेते 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आज वो कितनी चली है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई, अगर आज स्पीड कम होगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगा या कम लेगा, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्पीड ज़्यादा तो समय कम, और स्पीड कम तो समय ज़्यादा। ठीक है, तो स्पीड का और समय का रेशियो क्या हो गया, इसका मतलब उल्टा। तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5/6। यह आएगा आपका समय। ठीक है, ये समय का रेशियो आ गया। मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो कितने घंटे लेता है, 5 घंटे। और 5 की रफ्तार से चलेगा तो कितने घंटे लेगा, 6 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब आज वो कितना लेट है, देखो यहाँ पे कितना लेट है, 1। ठीक है, मतलब x घंटे या x मिनट। यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का आ गया, x का, और टोटल में उसने बोला कितने का अंतर है, 10 मिनट का। ये भी अंतर, दोनों अंतर इक्वल हो जाएंगे। दोनों को अगर इक्वल कर दें तो वो हर रोज इसका मतलब कितनी देर लेता था, 50 मिनट। आज उसने कितने मिनट लिए हैं, 60 मिनट। तो उसकी सामान्य जो समय है डेली का वो कितना है, 50 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 मिनट। कल हम करेंगे, ये 2 टाइप आएंगे, अगले ही 2 टाइप यही हैं हमारे। ठीक है, यही आते हैं घूम फिर के पेपर में, बाहर से नहीं आता कुछ। ठीक है, क्लियर।
एक विद्यार्थी को अपने घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा और 40 मिनट लगते हैं भाई। ठीक है, अगर अपने कॉलेज में पहुंचेगा ना वो घर से, मान लिया ये घर है और ये कॉलेज है उसका, तो उसको घर से कॉलेज तक पहुंचने में 1 घंटा और 40 मिनट का समय लगता है। फिर ये बोलता है कि कॉलेज प्रातः 9:40 पे खुलता है। ठीक है, यदि विद्यार्थी कॉलेज 10 मिनट पहले पहुंच जाए, ठीक है, मतलब कितने बजे पहुंचा, 9:30 बजे, 10 मिनट पहले पहुंच गया ना। कॉलेज लगता है भाई 9:40 पे और वो आज 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो इसका मतलब वो आज कितने बजे पहुंचा है, 9:30 बजे पहुंचा है। और उसको पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। तो 9:30 बजे ये पहुंचा, तो 8 बजे अगर चला होगा तो 1.5 घंटा लगा है, लेकिन उसको 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं ना, तो इसका मतलब वो कितने बजे चला होगा, 7:50 पर, है ना। तभी तो होंगे ना 1 घंटा 40 मिनट। 7:50 पे जब चलेगा तो कितने हो जाएंगे, 9:30 तक 1 घंटा 40 मिनट नहीं हो जाएंगे। यही आपसे पूछा, सभी को मिनटों में भी चेंज कर सकते हैं। 100 मिनट हो गए ये, ठीक है, कितने मिनट हो गए, 100, क्लियर। तो कितना हो गया, 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 7:50। समझ आया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन पे। अगला क्वेश्चन है, जैसे नोट्स से उठा रखा है ऐसे कैसे, ठीक है, परसेंटेज से उठा रखा। 15वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% वांछित है। एक विद्यार्थी को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक निकालने हैं, मतलब परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी। देखो भाई, अगर टोटल परीक्षा के कुल अंक परसेंटेज में 100% थे भाई, कोई भी चीज़ परसेंटेज में कितनी होती है, 100% होती है, उसमें से कितने प्राप्त करने थे, 36%। अगर आपने 36% अंक प्राप्त कर लिए तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ये है इसका मतलब। मुझे 113 अंक मिले और मैं फेल हो गया, 113 अंक लेके 85 अंकों से मैं फेल हो गया। अगर 113 अंक लेके मैं 85 अंकों से फेल हो जाता हूँ तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 198 नंबर नहीं चाहिए थे। अगर मुझे 113 अंक मिले और फिर भी मैं फेल हो गया 85 अंकों से, तो इसका मतलब पास कितने वाला है, 198 वाला क्या है, पास है। ये तो नंबरों में है ना, परसेंटेज में कितने वाला पास है, 36%। दो तरीकों से बोल सकते हैं ना, परसेंटेज में बोले तो भाई 36% अंक प्राप्त कर लो, पास हो जाओगे, और अंकों में बोले तो भाई 198 अंक प्राप्त करो, पास हो जाओगे। बात तो एक ही है। अगर बात है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 198 इज इक्वल टू 36। टोटल अंक निकालने हमको, टोटल अंक कितने हैं, गुणा में 100। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आएगा शायद। ठीक है, ऐसे का ऐसे है ना, ये उठ के आया हुआ है, नोट्स में ही था। ठीक है, ये आगे आना, हमको 2 सीरीज दी हैं उसने, देखिए 7, 12, 19 और 28, और यहाँ पे आपको वट दे दिया। अब देखिए इसका लॉजिक पकड़िए, रीजनिंग में भी आते हैं ये और मैथ में भी आते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज बोलते हैं इनको। देखो कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पे फिर 7 का, फिर 9 का, अब कितने का हो गया, 11 का। 11 का होगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 39 आएगा। ठीक है ना, फ्री का नंबर। आगे देखिए 8, 12, वट 64 और 128। अब ये सीरीज आ गई आपकी। अब की बार जो आपको दिया ना, बीच में दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने का गैप है, 4 का, यहाँ पे हमको पता नहीं, और यहाँ पे कितने का है, 64 का। थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है, यही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखूँ तो देखो 2 का स्क्वायर वो 8 का, तो हमको ये लगता है कि ये एक सम संख्या का स्क्वायर चला हुआ है। ठीक है, इवन नंबर का। तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, तो अब कितने का करके देख सकता हूँ, 4 का। 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16, और 12 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 रख सकते हैं। अब 6 का स्क्वायर करके देखते हैं,
है ना। इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 64। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अगर मैं इसमें 36 ऐड करूँ तो कितना आएगा 64। इसका मतलब क्या है, सम संख्याओं का स्क्वायर चला हुआ है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 जिसका है, जिसने लगाया होगा पेपर में वो ठीक है, डी ऑप्शन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे सीरीज में बताए होंगे ना सर ने, ये अभी आगे भी आएंगे अगर आपका नहीं हुआ टॉपिक। सीरीज होती है ये नंबर सिस्टम, मैथ में भी आती हैं, रीजनिंग में भी आती हैं। ये है, कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के एक ऋण को मोचन कर देगी। ठीक है, ये भाई उस वाला है, EMI किस्तों वाला है ये क्वेश्चन। पहले नहीं पूछता था, अब की बार पूछ लिया उसने। तो देखो ये इजी होता है। उसने ये बोला, देखो इसको सिंपल में मैं आपको बताता हूँ। 8% मैंने एक लोन लिया है और मुझे उसको किस्तों में चुकाना है, और मुझे कुल कितने रुपए देने हैं 580 रुपये देने हैं, लेकिन वो 5 साल के अंदर देने हैं। ठीक है, हर साल की रेट कितनी है 8 है। देखो जब भी हम कोई EMI पे कोई चीज़ लेते हैं ना, तो पहले साल में उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मैंने 100% लिया है तो देखो इसको कैसे करते हैं, पहले साल का कितना है 100%, अगले साल से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा हमारा। 8% है ना प्रति वर्ष, तो अगले साल कितना हो जाएगा 108, उससे अगले साल 116, उससे अगले साल 124, और उससे अगले साल 132। हो गए ना टोटल 5 साल। 5 ही बोला ना उसने। पहले साल हम क्या रख के 100 रखेंगे, बाकी जितना बढ़ता है हर साल उतना ही बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 500 तो एक हो गया, और इनको जब हम जोड़ेंगे 80 एक हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 580%। ठीक है, मतलब टोटल मुझे परसेंटेज में कितना चुकाना है 580%, और रुपयों में कितना चुकाना है 580 रुपये। ये भी मुझे देने हैं परसेंटेज में, और 580 भी देने हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। परसेंट के नाम का नीचे आएगा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब कितने रुपए हैं वो 100 रुपये। उसकी किस्त कितनी है 100 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्लियर। ये 18वां क्वेश्चन भाई, फ्री का नंबर। A और B दो अभिव्यक्तियों का महत्तम समापवर्तक HCF दे दिया 1 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए भाई। LCM पूछ लिया। सेकंड चैप्टर था ना LCM HCF का, वहाँ पे है ना मैंने आपको सह अभाज्य संख्याएं बताई थी ना, को प्राइम नंबर। मैंने ये बताया कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है। और सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी भी टेबल से ना कटे, एक को छोड़ के किसी से ना कटे। मान लिया मैं आपको बोल दूं कि 5 और 7, क्या ये किसी टेबल से कटते हैं? नहीं कटते, तो इनका HCF क्या है 1 है, महत्तम समापवर्तक। और ऐसी सह अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उनका LCM, उनका गुणनफल होता है हमेशा। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं 5 और 7 का भाई गुणनफल बताओ, किसी से कटती ही नहीं, तो इनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ये इनका क्या है गुणनफल है। अब इसने न्यू कहा कि A और B है, तो इनका HCF कितना है 1 है। मुझे पता है ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी, और सह अभाज्य संख्याओं का LCM हमेशा क्या होता है उनका गुणनफल होता है। गुणनफल होता है, तो इनका मतलब इसका LCM कितना हो गया AB हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे है ना फ्री का नंबर, बस हमको याद रखना था और कुछ नहीं था इसमें, थे ना। कितने क्वेश्चन थे टोटल देखियो मैथ के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन थे। 14 थे, बिल्कुल आराम से कर सकते थे बच्चे, है ना। ये सारे के सारे, इनमें से 1-2 टाइप था जो नहीं हुआ था क्लास में, क्योंकि ये अभी पूछे गए हैं। जैसे किस्तों वाला था, मैंने करवाए तो थे एक बार, ये टेस्ट में करवाए थे, लेकिन ठीक है किस्तों वाला था जैसे एक, और तो बाकी तो हो रहे थे सारे। ठीक है।